25 सालों की पत्रकारिता जगत से अलग हटकर चुनावी दंगल में कूदने वाली जमशेदपुर की वरिष्ठ पत्रकार अन्नी अमृता को जमशेदपुर के लोगों ने महज 422 वोट दिए। अन्नी अमृता ने जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा से नामांकन दाखिल किया था। अन्नी जी, क्या लगता है, भारी पड़ा ये फैसला पत्रकार से अलग होकर चुनाव लड़ने का? और देखिए, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे पास था उस हिसाब से कई लोग तो ये कह रहे हैं कि आप ये देखिए कि आपको हर सेंटर में थोड़ा थोड़ा है, यानी कि आपने अपना जो मैसेज दिया था कि आपने जिन मुद्दों को लेकर आप उतरे थे वो कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचा। लेकिन चूंकि आपको भी पता है कि वोट करने वाली आबादी कौन सी है, हमारे यहाँ सिर्फ 56% वोटिंग हुआ, आपको भी पता है, तो 45% लोग तो वोट ही नहीं दे रहे हैं। और हम जो पत्रकार हैं, हम एक खास तबके तक अपनी मौजूदगी रखते हैं। हम आम आदमी की आवाज बनते हैं, पर वो आम आदमी तक हमारी रोज की पहुंच नहीं होती। वो स्टार जो नेता होते हैं उनको जानते हैं। और चुनाव में जिस तरह की आज की जो राजनीति हो गई है, आपको पता है कि जिस तरह का धन बल इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हो रहा है, और टू बी वेरी फ्रैंक आपको भी पता है, अब तो आप पत्रकारिता में इतने आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पास इतने सालों का अनुभव है, तो ऐसी कोई नई चीज तो हमको यहाँ देखने को मिली नहीं जो हम नहीं जानते थे। लेकिन जब खुद से आप उतरते हैं तब और धरातल पर चीजें और नजर आती हैं कि कहाँ खर्च होता है, कहाँ खर्च नहीं होता है, कहाँ अच्छे लोगों के लिए बाधाएं हैं, ये सारी चीजें समझ में आ जाती है। क्योंकि देखिए, हम लोग जैसे मान लीजिए कि आप किसी सब्जी वाले की आवाज उठाते हैं, सब्जी वाले का नेता आपको जानता है, लेकिन एक एक सब्जी वाला आपको नहीं जानता है। वो सब्जी वाला अपने नेता को जानता है, नेता पत्रकार को बुलाता है, आप कहीं पर इंटरव्यू भी लेते हैं, तो जो एक पहुंच होती है ना, उस पहुंच को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना, ये बहुत खर्चीला माध्यम है। और खर्चीला मतलब आधिकारिक खर्चा ही बहुत ज्यादा है। आधिकारिक खर्चे की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो मुर्गा भात और वो सब खाना समझ में ही आया कि पैसे से चुनाव लड़ना चाहिए। हाँ, पैसे से तो चुनाव, पैसा तो एकदम मिनिमम जरूरत है, और उसके बाद अगर आपके पास विचार हो तो बहुत अच्छा है, सोने पे सुहागा। तो इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि ये चीजें मुझे पता नहीं थी, पर एक बात जरूर कहेंगे कि 422 तो नहीं, मुझे बहुत ज्यादा आने की उम्मीद थी। ज्यादा इन द सेंस मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं एकदम टॉप पे रहती, ऐसा तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, एक सम्मानजनक स्कोर तो जरूर आता है। लेकिन हर दिन एक रणनीति के तहत हर व्यक्ति काम कर रहा था, और जो लोग मैदान में थे वो सब पुराने दिग्गज हैं अपने राजनीतिक जीवन के, तो उनको सब चीजें पता है, उनके पास धन बल हर चीज है, हर लोगों तक पहुंचना है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको भी पता है एक पत्रकार के रूप में कि यहाँ पर मंत्री जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, पता है आपको, एक पत्रकार के रूप में हम जानते हैं कि यहाँ थी, और इसका फायदा उठाना था जो अगला आदमी मैदान में आता है। तो आपको भी पता है कि अंत समय में पूर्वी से सरयू रह जी यहाँ पश्चिम है, तो वो ऐसे तो चाणक्य कहे नहीं जाते। चाणक्य इसलिए कहा जाता है कि उनको पता है कब कैसे कहाँ क्या करना है। तो अगर उनके अंदर वाकई वो हिम्मत होती तो वो पूर्वी से ही लड़ते, चाहे उनको टिकट मिलता चाहे ना मिलता। वो अपनी पार्टी तो क्या लगता है पूर्वी छोड़कर पश्चिम आना? हाँ, पूर्वी छोड़कर पश्चिम आना, क्योंकि यहाँ से जीतना आसान था। पूर्वी में उनको कुछ दिक्कत, कुछ तो कहीं ना कहीं उनको कहीं अपने ही कार्यों पर उनको विश्वास नहीं था, या जो वहाँ पे हालात क्रिएट किए गए थे, जैसा वो बताते हैं कि उनको काम नहीं करने दिया जाता था। वहाँ आपको भी पता है रघुवर दास वर्सेस सरयू राय, पूरे 5 साल वही चला। तो मेरा ये कहना है अंसार जी की बात मेरी जीत या हार की नहीं, हम तो रेस में ही नहीं है अभी, तो हम 1 2 3 4, आप सोचिए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनमें किसकी हार हुई किसकी जीत हुई, इस पर बात हो रही है। हमारा ये कहना है कि जमशेदपुर के लोग चंद नेताओं के ट्रैप में हैं। ये वही नेता है जो पिछले कुछ दशकों से यहाँ पर जीत रहे हैं हार रहे हैं, जीत रहे हैं हार रहे हैं, या फिर जीत रहे हैं बार बार। लेकिन आपका एयरपोर्ट तो अभी तक नहीं बना, आपके टाटा स्टील में भी अब नौकरियां नहीं है, आपके क्वार्टर टूटते जा रहे हैं, आपके पास रोजगार का इशू है, आपके बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं। हम पहले भी आपको इंटरव्यू में कह चुके हैं कि हम बच्चे से बड़े हो गए, मानगो पुल जाम है। आज आप एक युवा हैं, उभरते पत्रकार हैं, और आप भी उतने जूनियर नहीं रहे, है ना, तो आप भी जाम देख रहे हैं, हमारे बच्चे भी जाम देख रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये जितने तीसमार खां हैं, जितने यहाँ 2 मुख्यमंत्री, नेता, मंत्री, विधायक, ये सारे लोगों ने इस पर काम क्यों नहीं किया अब तक? 2024 में ये जो चुनाव हुआ, ठीक है, कोई जीत रहा है हार रहा है वो ठीक है, हम तो उम्मीद करें और चाहेंगे कि जो भी जीत करके आ रहे हो कम से कम इन मुद्दों पर काम करें। अभी देखिए, आपने नशे की एक बात कही थी, नशे की गिरफ्त में आके क्या क्या हो रहा है, हर दिन मारपीट होती है, इतनी घटनाएं होती, कहाँ ये सब चुनाव में मुद्दे कहाँ बन रहे हैं? हिंदू मुस्लिम चल रहा है, कहीं पे नहीं चल रहा है, कहीं पे चल रहा है। तो क्या लगता है जमशेदपुर के लोगों में भी हिंदू मुस्लिम देकर वोट किया है? देखिए, मुद्दे पे वोट हुआ कि नहीं हुआ, कैसा रहा ये चुनाव अनुभव? काफी हुआ है आपको? देखिए, ओवरऑल पूरे राज्य में तो पब्लिक ने दिखा दिया कि वो हिंदू मुस्लिम वाले से प्रभावित नहीं हुई जो बीजेपी कर रही है जमशेदपुर। लेकिन जमशेदपुर की बात करें तो पिछले बार कोल्हान से बीजेपी साफ हो गई थी, तो इस बार ये जो 3 सीट मिली उसमें भी आप सरायकेला की बात करें तो वहाँ पार्टी को नहीं, चंपाई सोरेन को मिला है, और वहां भी वो पिछले कई दशकों से काबिज है उस पर पे। और वहां भी एक अलग इशू है कि वहां विकास क्या हुआ है ना, अगर हम उस पर आएंगे तो क्या हमारे शहर की जनता एक तो वोट नहीं कर रही है,
तो क्या हम अंसार और अन्नी अमृता के सामने ही बस एयरपोर्ट का इशू है? आप कहीं भी बैठ जाइए, लोगों से बड़ी बड़ी बातें होती है कि एयरपोर्ट नहीं है, ये है वो है। तो सवाल ये है कि ये चुनाव का मुद्दा कब बनेगा? और जब चुनाव आता है तो लोग फिर इमोशन में बह जाते हैं, तात्कालिक इमोशन में। अभी जैसे हमको नाराजगी है, गुस्सा से, तो हमने मंत्री के खिलाफ वोट कर दिया, तो हमने लेकिन बदलाव तो नहीं किया, संपूर्ण बदलाव तो नहीं किया, फिर पुराने व्यक्ति को हम लेके आए। अच्छी बात है, वो तो बहुत माहिर खिलाड़ी हैं राजनीति के, और काफी उनके बारे में हम लोग की कोई हैसियत नहीं कि हम कुछ कहें। हम तो चाहेंगे कि अच्छा हो, लेकिन सवाल ये है कि फिर अगर नए लोग नहीं आएंगे तो नई चीजें कैसे होंगी? नए पुराने लोगों से तो फिर वही पुराने सवाल आप भी पूछेंगे, हम भी पूछेंगे, तमाम लोग भी पूछेंगे कि भाई उन मुद्दों पे क्या होगा। और उसमें भी देखिए, खुद नवनिर्वाचित विधायक ने कहा है कि हमारी सरकार नहीं है, तो यहाँ भी लिमिटेशन है कि एक विधायक कहाँ तक क्या कर सकता है। तो सबसे पहले तो हमको एक विधायक चुनना है, और विधायक और चुनना है, और उन इश्यूज पे चुनना है जो वास्तविक इशू हैं झारखंड के। आप देखिए, यहाँ पर ये पर्यटन का हब बन सकता था, एजुकेशन का हब बन सकता था। क्यों हमारे यहाँ से ही लोग क्यों पलायन करके जाते हैं दूसरे राज्यों में? वहां से तो लोग नहीं आते हैं यहाँ पे। एक टाटा स्टील थी जिसमें पूरे देश से लोग आते थे। अब यहाँ भी आप डेटा देख लीजिए कि कितने लोग अब आ रहे हैं यहाँ पर, कहाँ से आ रहे हैं और कितने कम लोग आ रहे हैं। और हमारे यहाँ से आप कहीं बाहर रहिए तो लोग कहते हैं कि आप जमशेदपुर से आए, वहाँ टाटा है, लेकिन हमको यहाँ टाटा में क्या मिल रहा है? कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल रही है? यहाँ का यूथ कहाँ जा रहा है? इंटरेस्टिंग बात देखिए आप, अगर आप परसेंटेज निकालेंगे कि कितने लोगों ने वोट किया, आपको पता चलेगा एक बड़ी आबादी तो शहर छोड़कर बाहर जा चुकी है। बिल्कुल। हमारी ही बेटी बाहर पढ़ने गई है, उसने फर्स्ट टाइम वोटर वो बनी थी मई में लोकसभा में, और इस बार वो चूंकि तूफान की वजह से पहले ही उन लोगों को आना पड़ा, तो फिर अभी छुट्टी नहीं मिली। तो ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं है कि वोट के लिए छुट्टी भी दे दे यूनिवर्सिटीज। क्या झारखंड के उन बच्चों को तमाम यूनिवर्सिटी छुट्टी देंगी जो राज्य से बाहर हैं, वो कि नहीं हमें अपने राज्य में वोट करना है? तो यहाँ का यूथ तो कनेक्टेड ही नहीं है। मानगो का एक बड़ा तबका गल्फ में नौकरी कर गल्फ रहा में है, नौकरी कर रहा है, वोट से महरूम रहते हैं वो बिल्कुल लोग भी। बिल्कुल। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं कि और उस पर काम करने की आवश्यकता है। आपका मैं देख रही थी, वो आप तमाम सभी लोगों से बातचीत कर रही है, अच्छा लगा। ये जीत और हार से परे आप एक अलग कार्य कर रहे हैं, आप सबकी बातों को ला रहे हैं, हम लोग अपनी बातें रख रहे हैं। देखिए, प्रचार तंत्र की बहुत आवश्यकता होती है। आपको मैं बहुत फ्रेंकली बताऊंगी, मेरा जो चुनावी खर्चा है वो हमारे फ्रेंड्स और फैमिली के सहयोग से चला, और वो कुछ नहीं है। जितने खर्चे होते हैं नॉमिनेशन के दिन से, जो भीड़ इकट्ठा की जाती है, हमने अपने सिद्धांत पे चलते हुए ये पूरी जर्नी को हमने सिद्धांत के साथ जिया। एक भी रुपया न इधर न उधर, एकदम जो एक्यूरेट, जो मिनिमम तय किया है सरकार ने कि हाँ ये लगता है ये बूथ एजेंट है, उसको ये देना है, उसको खाना पीना। हमने सिर्फ मतलब 10 लड़कों को ही रखा था, क्योंकि हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं कि मैं 348 बूथ पर वो रख सकूं, क्योंकि हर किसी को आप तय करते हैं हर किसी को कि 400 देना है, लेकिन 400 में कौन आजकल तैयार होगा? उसको खाना पीना भी देना है ना। तो इस 3-3 हजार रुपए बांटे हाँ, गए हैं। आप मतलब ये सोच लीजिए कि एक एक व्यक्ति को हम अगर 400 भी दे तो भी आप मल्टीप्लाई करिए 348 से। लेकिन दूसरी पार्टियां 3-3 हजार रुपए एक प्रति व्यक्ति पर मिला है। हाँ, तो मिनिमम तो 1000 चल। अब इसको भी कि रेट क्या चल रहा था भाई, रेट होता है हर चीज का, एक होता है ऑफिशियल रेट, एक होता है अनऑफिशियल रेट। तो वास्तव में आप सोचिए कि, और अब पब्लिक पहले की तरह वो नहीं है, जैसे पहले क्या लोगों को बेवकूफ बनाया जाता था, अब लोगों को लगता है कि ठीक है चलो ये लोग इतना तैयार है खर्च होने के लिए, तो थोड़ा ये भी इस्तेमाल कर लें। लेकिन यहाँ पे बात ये है अंसार की, हमारे देश की पब्लिक, हम उनसे ये उम्मीद करें कि वो 2000 ना देख करके ये देखें कि हमको नौकरी मिल रही है कि नहीं यहाँ पर। तो जब केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही भिड़ी हुई है कि हम इतना देंगे तो हम इतना देंगे, ऐसे माहौल में पब्लिक से भी हम एक आइडियल सिचुएशन की उम्मीद कर सकते हैं। पर उनकी जगह से देखिए ना, तो एक सब्जी वाला है या एक आम आदमी है, वो सोचता है चलो ठीक है मेरा राशन आ गया इतना, चलो इस बार का दिवाली मेरा निकल गया, इस बार की मेरी ईद बन गई, मतलब उसके लिए वो बहुत है। और उसके कारण उसके हालात हैं, और उस हालात की जिम्मेदार राजनीति है। फिर वो राजनीति ऐसी आ रही है तो उसके जिम्मेदार हम हैं। ये तो फिर वही है ना कि हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम जैसी नेता जैसी, यथ राजा तथ प्रजा, यथ प्रजा तथ राजा। तो प्रजातंत्र है, पर अब अगर हम वो वास्तव में बिल्कुल फ्रैंकली डिस्कशन करें, एकदम ओपनली डिस्कस करें, तो प्रजातंत्र वास्तव में दिख नहीं रहा है। यहाँ धन बल का जोर है। जो सैद्धांतिक लोग जो कहे जा रहे हैं ना, जो जीत रहे हैं, वो भी मजबूर होकर वो चीजें कर रहे हैं, या उनके लोग कर रहे हैं, जो सही नहीं है अगर देखा जाए सैद्धांतिक रूप से। अगर आज मुझे करोड़ों रुपए मिल जाए तो ये मेरे लिए बहुत आसान था जीत जाना। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं तो इंडिपेंडेंट थी, मैं एक बात कह रही हूँ, अगर मुझे पार्टी का सपोर्ट मिल जाता तो पार्टी का फंड रहता, तो उससे प्रचार ज्यादा होता है, क्योंकि उनके कार्यकर्ता होते हैं एक एक व्यक्ति तक। मेरा मकसद था इस चुनाव में उतरने का, एक तो ये देखना कि कहाँ दिक्कतें आती हैं, कि कैसे अच्छे लोग आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, एक मैसेज देना पब्लिक के बीच कि ये मुद्दे हैं आपके असली, जिन मुद्दों को लेकर आप पत्रकारों को फोन करते हैं, आप अंसार को फोन करते हैं, आप अन्नी अमृता को फोन करते हैं कि आपको एम्बुलेंस नहीं मिल रही है, हमें एमजीएम में बेड नहीं मिल रहा है, हम हमारी ये देखिए आयुष्मान कार्ड लेके हम घूम रहे हैं, देखिए मानगो पुल में 5-5 घंटे का जाम, और आज से नहीं बचपन से हम देख रहे हैं।
तो ये मुद्दे कहाँ चले जाते हैं जब चुनाव आता है? फिर हिंदू मुस्लिम वाला शुरू हो जाता है ना? कोई कोई मोहब्बत की दुकान चला रहा है तो कोई नफरत की दुकान चला रहा है ना। एक व्यक्ति नफरत की दुकान चला रहा है तो दूसरा व्यक्ति इसलिए मोहब्बत की दुकान, क्योंकि वो नफरत भले डेवलपमेंट की बात नहीं डेवलपमेंट की तो बात नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत की सही। दुकान आप क्या चला रहे हैं वो भी वो क्लियर नहीं, नहीं है, क्योंकि अगला आदमी गलत कर रहा है तो हम अच्छे हो गए। अगर विपक्ष भी वास्तव में सही होता तो ये दिक्कत नहीं होती। अगर मान लीजिए यहाँ पर धन बल का जोर नहीं होता तो क्या यहाँ कांग्रेस भी अच्छे उम्मीदवार दे सकती थी? कोई जरूरी है कि सिटिंग एमएलए को ही आप देंगे? लेकिन वो है क्योंकि वहां पे जोर है पावर का। और यहाँ पर क्या है कि हमने पहले भी कहा कि दो लोगों की लड़ाई कभी किसी क्षेत्र का मुद्दा नहीं होना चाहिए। अब अगले 5 साल भी आप देख लीजिए क्या होगा। पूर्वी में क्या हो रहा है, रघुवर दास वर्सेस सरयू राय, और अब क्या हो गया, अब दोनों मिल गए, है ना, दोनों की एक Same सेटिंग हो party। गई, उधर उनकी बहू को मिल गया। मतलब हम किसी पे व्यक्तिगत नहीं कर रहे हैं, हमारी वो हैसियत भी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो हम तो फिर उन नेताओं के ट्रैप में है ना, कि उनकी जो व्यक्तिगत लड़ाई और ईगो की लड़ाई चल रही है, हम उसके ट्रैप में है। मतलब वहां जाकर के उस वक्त वहां हराना, फिर यहाँ आकर के ये हराना। मतलब क्या हम क्षेत्र के लिए हैं, या हम क्षेत्र के लिए सोच रहे हैं? और क्या वही लोग सिर्फ आएंगे बार बार राजनीति में? तो सवाल ये है कि जब वही चीजें होनी है, वही ईगो क्लैश होना है, व्यक्तिगत लड़ाई लड़नी है, तो फिर तो यहाँ के मुद्दे तो गौण ही रहेंगे ना हमेशा। वो जैसे कोई जगह, अब जैसे अब नई लड़ाई शुरू होगी कि हमने ये कार्य किया था, अब ये नहीं करने देंगे, तो इस तरह से आगे चीजें शुरू होंगी। तो उसको लेकर के एक तकलीफ होती है कि लेकिन हाँ, हम लोग के सामने अभी है समय, नए लोग आ सकते हैं। जैसे बीच बीच में आपने एक अच्छी बात कही कि इस चुनाव आपने ये देखा कि ये जानना चाहा कि अच्छे लोगों को क्या दिक्कत आती है हाँ, चुनाव में, क्या दिक्कत आती है अच्छे लोगों को जो राजनीति से दूर हाँ, रहते हैं और आगे चुनकर नहीं जाते, तो क्या दिक्कत आती है एक अच्छे लोग अगर चुनाव लड़ते हैं तो? देखिए सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि आपके साथ ऐसे लोग चाहिए जो सुबह से रात तक आपके साथ घूमते रहे। सबसे पहली बात तो आपके साथ घूमेगा कौन? मतलब अगर राजनीति एक ऑर्गेनाइज सेक्टर बने ना सरकार की तरफ से, तो ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ऑर्गेनाइज सेक्टर इन द सेंस कि जैसे कुछ कंट्रीज में आप देखते होंगे, आप पढ़िएगा, कार्यकर्ताओं को सैलरी मिलती है, उसकी भुगतान होता है। यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। जो नेता जितना पैसे कमा के रखा होगा तो फिर उस तरह से वो कार्यकर्ता तैयार करेगा। कोई भी व्यक्ति आपके साथ सुबह से लेकर रात तक अपना समय और ऊर्जा देगा, तो उसको तो भुगतान करना होगा ना। तो ये भुगतान बहुत बड़ा एक हिंड्रेंस है। किस तरह का भुगतान? मान लीजिए कि आज मैंने अभी तक एकदम सैद्धांतिक रूप से जीवन जिया है, आज मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, अब मुझे बहुत सारे लोग अप्रोच कर रहे हैं कि दीदी आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। अब मैं अगर देखूं कि वो सारे लोग कौन है जिनके पास पैसा है, अगर वो पैसा गलत तरीके से आया तो, और मेरे पास तो पैसे नहीं है। हम लोग तो सैलरी क्लास वाले लोग रहे, हमने भी एक कंपनी में काम किया कई सालों तक, हमने सैलरी बेस्ड कंपनी में काम किया मीडिया में अब तक। तो उस तरह की मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, लेकिन हमारे पास विचार है, थॉट है, प्लानिंग है, अगर हम राज्य को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो वो सिस्टम नहीं है, हमको फिर किसी के आगे झुकना होगा, क्योंकि हर दिन कार्यकर्ताओं की फौज जो है वो बगैर पैसे आपके साथ आएगी नहीं, है ना। चुनाव लड़ना जो ऑफिशियल है उसमें इतने खर्च हैं। आप पश्चिम का एग्जाम्पल है कि 348 बूथ है, सब किसी पे एजेंट्स को रख रहे हैं। आपके साथ जो सुबह से रात घूम रहे हैं, उसका भी एक सिस्टम बना था कि आपको एक व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट पे देना है और 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसके अंदर वो खाना पीना घूमना सारे रेट, मतलब एक एरिया में 10,000 क्रॉस नहीं करना चाहिए। हालांकि ये तो हमने तो उसको नॉर्म्स को पालन करते हुए उसके अंडर में किया। मेरा कुल खर्च 1 लाख अप्रोक्सीमेटली 20-21 हजार ऐसे ही कुछ आएगा, 1-2 हजार इधर उधर हो सकता है। यही मेरा खर्च था, एकदम जो मिनिमम था उस पे लेके हम गए। हर उसमें बहुत सारे एरिया में हम दे भी नहीं पाए उस तरह से। तो ये वाले खर्च को आप देखिएगा, तो मान लीजिए कोई दूसरी पार्टी का कोई नेता ज्यादा किसी को अप्रोच करे, तो यहाँ तो आम आदमी डे टू डे लाइफ में अपना स्ट्रगल कर रहा है, उसके लिए तो 2-3 हजार बड़ी बात होगी, वो तो प्रभाव में आ ही सकता है। और वोट करने वाला तबका कौन है, हम अगर उसको भी देखें तो फिर वो उसका प्रभावित होने की गुंजाइश ज्यादा है ना। वो एकदम लोअर क्लास है, उसको वो दिख रहा है, तात्कालिक लाभ दिख रहा है कि हमको यहाँ से ये फायदा मिल रहा है। फिर जो लोगों की भीड़ जुटती है उसमें कितने लोग ऑनेस्टली अपना क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ये सब हिंड्रेंस है। तो आप तो सिद्धांत लेकर बैठ गए, लेकिन आप जो ग्रुप बनाएंगे उसमें कितने लोग फिर सिद्धांत पे जाएंगे? क्योंकि हम तो धर्म की सिर्फ बातें करते हैं, धार्मिक तो कोई वास्तव में है नहीं ज्यादातर लोग। आप डे टू डे लाइफ में हम जो धर्म की बात जितनी लड़ाई करते हैं, क्या कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर रहा है सही तरीके से? अगर धर्म का पालन होता तो इस देश में तो कोई नशा ही नहीं करता, है ना, नशे ही नहीं होते, बिल्कुल। इस देश में ईमानदारी कायम होती, यहाँ बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं नहीं होती। तो कहीं ना कहीं धर्म का भी राज नहीं है हमारे डे टू डे लाइफ। हम कहीं ना कहीं हमारी नैतिकता बहुत नीचे की ओर जा रही है। बहुत से ऐसे कंट्रीज से नीचे जा रही है जिसको हम गलत कहते हैं, पर देखिए उनके यहाँ उतनी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग कहते हैं ना कि ऐसे फलाने कंट्री में पर्स गिर रहा है फिर भी कोई उठाता नहीं है, हमारे यहाँ तो बहुत कम ही ऐसा होता है। बस पकड़ हाँ। मिथुन आए थे झारखंड, उन्हीं का पर्स लेकर चले गए। तो इस तरह की चीजें, तो कहीं ना कहीं हम जो कहते हैं नेता कहीं आसमान से नहीं आ रहा है, हमारे ही बीच के लोग हैं, हमारे ही बीच के लोग हैं। और कहीं ना कहीं इस यात्रा में जो भी आ रहा है ना, वो अच्छा नेता भी कहीं ना कहीं मजबूर हो रहा है। तो ये पूरी तरह से एक समाज जिस तरफ जा रहा है ना,
तो राजनीति भी उसके गर्त में अनिल जा जी, रही बीच है। में एक सवाल और मैं चाहूंगा कि एज अ रिपोर्टर आप इसका जवाब दें। झारखंड के ज्यादातर क्षेत्रों से भाजपा की नीतियों को झारखंडियों ने नकार दिया, बिल्कुल, हाँ। लेकिन शहरी क्षेत्र चाहे वो जमशेदपुर हो या रांची के 2 से 3 सीट भाजपा जीती है, तो क्या शहर के लोग भाजपा की नीतियों को कबूलते हैं? शहर के वही तो फिर वही बात आती है ना कि शहर के लोग पूरा वोट कहाँ कर रहे हैं। एक तो शहरी क्षेत्र में 56% होता है वोट, उस तो 45% तो किया ही नहीं वोट। गांव में 70-80% हो रहा है। तो हमारे यहाँ तो क्यों पढ़े लिखे लोग क्यों नहीं वोट करना चाहते ये हैं? बहुत बड़ी प्रॉब्लम। और मैंने पता, हमारी एक दोस्त अमेरिका में रहती है, वो बोलती वहां भी ये समस्या है, अमेरिका में भी ये समस्या है। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया में अपने अपने स्तर पे वो जो कि डेवलप्ड कंट्री है, तो उसकी चीजें हमें बिल्कुल सीधे तौर पे नहीं दिखती है कि वहाँ क्या समस्या है। तो कहीं ना कहीं ये एक नीति बन गई है कि बैठो ड्राइंग रूम में, राजनीति को कोसो, लेकिन वोट भी देने मत जाओ। तो मतलब आप अपना नेता ही नहीं चुन रहे हैं। अगर वास्तव में सारे लोग वोट करें, हो सकता है कि अच्छे लोग जिनको लोग जानते हैं कि हाँ इनका काम अच्छा है, वो अगर वोट करेंगे तो संख्या बढ़ेगी ना वोटर्स की। मान लीजिए कि खूब गरीब तबका वोट कर रहा है, तो वो क्या जानता है एक पत्रकार को या किसी को, या किसी भी एक, मान लीजिए कोई बहुत अच्छे शख्स किसी और फील्ड के ही आ जाए, तो उनको कैसे जानेगा वो तो अपने उस व्यक्ति के प्रभाव में वोट दे रहा है ना, जो उसको अप्रोच किया। वो अप्रोच करने वाला किसी संगठन का कार्यकर्ता है, तो उसको लगता है ठीक है हमको कुछ कुछ मिल गया, तात्कालिक लाभ हम उस पर। जमशेदपुर पश्चिम से आपने चुनाव लड़ा है, गली गली गए, लोगों से मिला, क्या लगता है क्या बड़ा मुद्दा है जमशेदपुर पश्चिम में जो आने 5 सालों में ठीक होना चाहिए? देखिए सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 मुद्दों पर लोगों ने मुझसे बात की। देखिए मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, क्योंकि हमने काफी ज्यादा समय ले लेकर के लोगों से बातचीत की। उतना कोई बड़ा नेता नहीं कर पाया होगा, क्योंकि बड़ा नेता बनने के बाद आपका ऑरा ऐसा हो जाता है कि आप इतने ज्यादा बिजी लोगों के साथ रहते हैं, और कहीं उतरते हैं तो इतनी भीड़ के साथ उतरते हैं कि आपसे कि बात आम आदमी नहीं आगे नहीं हो आता, पाता है। हाँ, बिल्कुल। बात नहीं कर पाते। हमारा क्या, हमारे साथ 3-4 लोग थे, और हम लोग जैसे ओल्ड पुरुलिया रोड में भी एक तो जहां जहां गए वो सब बहुत वो अच्छा उनको लग रहा था। हो सकता है उसमें कई लोग वोट भी नहीं किए, क्योंकि आपको पता है वहां भी वोटिंग कम हुई है। मानगो में भी तो वोटिंग वैसी नहीं हाँ, हुई कम हुई जैसी है। उम्मीद थी, जैसा करते थे लोग आमतौर पर। तो कहीं ना कहीं एक और कारण है वोटिंग नहीं होने के अनुसार, सिर्फ जनता का दोष नहीं है। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो लोग काबिज हो गए हैं इस सो कॉल्ड प्रजातंत्र में, उस प्रजातंत्र को राजतंत्र बनाने के में कोई कसर नहीं छोड़ रखा है। उनके कार्यकलाप और उसको देखते हुए पब्लिक को ये लगता है कि अब क्या ही हो जाएगा, वोट देंगे तो क्या ही चीजें बदलेंगी। एक निराशा आ गई है उनमें, कोई एक स्पार्क नहीं आ रहा है कि हाँ चलो हमारे वोट देने से कुछ चीजें बदलेंगी। उनको लगता है हाँ ठीक है यही होना है तो चलो नहीं देते हैं। वो निराश हो चुके हैं, उनको ऑप्शन नहीं दिखता है। अगर कोई ऑप्शन है भी तो वो प्रचार तंत्र की नाकामयाबी की वजह से वो आ नहीं रह रहे। मान लीजिए कि हमारे पास प्रचार तंत्र होता तो सब व्यक्ति तक पहुंचते तो कुछ चीजें हो पाती, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो और भी हम ही नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग खड़े थे जो समाज में पहले से सक्रिय हैं और उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, लेकिन उन पर वो विश्वास नहीं कर पाई पब्लिक फिर उसी पब्लिक ने डायरेक्ट वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही हुआ है पश्चिम में, एनडीए वर्सेस फिर से वापस मुद्दा क्या है, लोगों का क्या तकलीफ बता रहे थे, क्या हाँ, मुद्दा है जो इस पे काम ये होना चाहिए? बिल्कुल एक तो एयरपोर्ट वाली तकलीफ थी, जो एक मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लिए दिक्कत है कि बार बार रांची जाना पड़ता है। बजट होता है भाई, अब रांची जाइए फिर आप 3,000 कैब में दीजिए, फिर तब आप वहां से पकड़िए, ये कॉमन प्रॉब्लम है। और अनुसार जब एयरपोर्ट बनता है तो सिर्फ मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के लिए नहीं होता है, वहां पे जब आसपास जब दुकानें बनती है, जो रोजगार का सृजन होता है, इसलिए ना यहाँ रोजगार का अभाव है। चीजें जब तक बूम नहीं करेगा इकोनॉमी, तो आपको रोजगार आएगा कैसे? ये प्रॉब्लम शिक्षा की प्रॉब्लम की 12वीं के बाद उचित शिक्षा की यहाँ पे उचित व्यवस्था नहीं है। तो जो आप कुछ सब्जेक्ट आप ऐसा पढ़ना चाहते हैं जो यहाँ है नहीं, आपको बाहर ही जाना पड़ता है। सभी बच्चे बाहर जा रहे हैं, तो यूथ तो चला जा रहा है यहाँ से बाहर, ये प्रॉब्लम है। हेल्थ तो सबसे बड़ा मुद्दा है। कुछ भी ऐसी चीज अगर हो जाए, ईश्वर न करे, तो फिर आपको बाहर जाना पड़ता है। और यहाँ हेल्थ खराब होने के तमाम कारण मौजूद हैं। आपको यहाँ पे पॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ फैक्ट्रियां हैं। फैक्ट्रियां नौकरी ज्यादा नहीं दे पा रही है, लेकिन पॉल्यूशन तो पूरा दे रही है ना। और वो पॉल्यूशन की जद में पूरा जमशेदपुर है, इंक्लूडिंग मानगो। और कहने के लिए लोग कहते हैं ये टिस्को एरिया, ये गैर टिस्को है, ये मानगो है, ये फलाना है ठिकाना है, ये आई वॉश किया जाता है ऐसा कह के। तो हम बीमार पड़ रहे हैं जिन कंपनियों की वजह से, उन कंपनियों ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है। सरकार तो अपना पल्ला झाड़े ही हुए है यहाँ से। यहाँ पर आज तक नगर निगम का मैटर सॉल्व नहीं हुआ। यहाँ नगर निगम होगा या इंडस्ट्रियल टाउन होगा, जो लटका ही हुआ है मैटर, और ऐसा लगता है कि लोगों को मतलब ही नहीं। फिर हमारे जैसे लोग, हम लोग एक पत्रकार के रूप में इतने सालों से इन मुद्दों पे काम कर रहे हैं। जवाहरलाल शर्मा जी हैं, उन्होंने एक रेट भी फाइल की, जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाला, जिसका अभी तक मामला चल रहा है। तो क्या वो उनकी चिंता है? वास्तव में ये पूरे शहर की चिंता है। क्यों इंदौर आपसे आगे जा रहा है? तो ये सब मुद्दे हैं अनुसार। हम लोगों ने जिन लोगों से बातें की, उन सब लोगों ने इसको माना। ये कहीं ना कहीं अंदर है सबका। वो ठीक है, वो एक्ट नहीं कर पा रहे, कई सारे फैक्टर्स हैं, वो एक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो ये मुद्दे जान रहे हैं उनकी वोट में भागीदारी कम है, और जो वोट कर रहे हैं उनको मुद्दे पता नहीं है, उनको तत्कालिक लाभ दिख रहे हैं और किसी इमोशन के बहाव में, धर्म का।
अब फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा जो मुझे नजर आ रहा है शहरवासियों का जाम का। जाम का अब फ्लाईओवर का बीम दिखाया गया, चुनाव लड़ा गया उस पर। अब लोगों के अंदर डर है कि उस वक्त जो विधायक थे वो हार गए, तो इसकी क्या टेक्निकलिटी है, थोड़ा लोगों को, व्यूअर्स को समझा दे कि एक बार अगर टेंडर हो गया तो क्या उस पर अड़चन आ सकता है। सरकार के लेवल पे तो आ ही सकता है, विधायक के लेवल पे आए चाहे ना आए, सरकार के लेवल पे आ सकता है। तो सरकार तो सरकार तो इंडिया की सेम है, बनी है, हाँ। हाँ। लेकिन यहाँ पे वो भी मैटर नहीं है ना। आपको याद होगा जब पहली बार इंटरव्यू में मैंने आजाद रिपोर्ट ने बताया था कि यहाँ पर एक परियोजना है ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर। अगर वो परियोजना बन जाए तो फिर किसी फ्लाईओवर की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ये सारे ये सब इलेक्शन को के मद्देनजर किया जा रहा है कि यहाँ ये बन जाए, फिर दूसरे क्या है ये ईस्टर्न मैं वेस्टर्न बता रही हूँ, कॉरिडोर? हाँ। ये इन्होंने कहा यहाँ बना रहे, तो ये तो छाती पे मूंग दलना हुआ है कि पहले से तो बहुत चौड़ी सड़क है नहीं, उस पर अब हम और कुछ बना रहे हैं। कहाँ लैंड करेंगे, कहाँ से चढ़ेंगे, जगह तो चाहिए। दुकानें तोड़ेंगे क्या आप? फिर से एक नया प्रॉब्लम, फिर दुकानें टूटे। तो वो इधर से ऐसे जाएंगे, इधर से ऐसे जाएंगे, तो कोई कहेगा कि ये डिजाइन गलत है, तो ऐसा हटाइए, इन सब चीजों को हटाइए। जाम होता क्यों है? सबसे बड़ा रीजन है आपका मानगो बस स्टैंड और गोलचक्कर के पास जो जब नो एंट्री खुलती है उसके काफी पहले से जो बड़ी गाड़ियां जब फैक्ट्री से आती है वो लाइन लगा के खड़ी हो जाती है। एट द सेम टाइम बस स्टैंड से जो बसेस निकलती हैं वो वहीं पर बाहर खड़ी रहती हैं। ये देखने वाला कोई नहीं, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस भूल गई है कि उसका असली काम जो है वो ट्रैफिक को सुचारू करना है, प्राथमिकता वो है। फिर आप हेलमेट चेक करिए, वो भी आपका काम है, लेकिन वही आपका काम नहीं है। तो वो कोई देखने वाला नहीं, नहीं उस पर कोई बोलने वाला, नहीं कोई नेता प्रशासन के साथ बैठक करके इसको गंभीरता से लेता है कि नहीं इसको सॉल्व किया जाए, कम से कम पुलिस के स्तर पे तो सॉल्व किया जाए। तो वहां पे जो बसेस जब आती हैं और ये सारी इसी गोल चक्कर को क्रॉस करके डोबो जाती हैं। डोबो पुल क्यों बना था? कि बाहर से बाहर निकल जाए गाड़ियां। तो वो ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर में एक पार्ट है, ये वेस्ट है ये ईस्ट है, वेस्टर्न कॉरिडोर। ईस्टर्न कॉरिडोर अधूरा है। वेस्टर्न कॉरिडोर है, डोबो से चला गया आदित्यपुर, और वहां से जितने भी गाड़ियां आ रही है वो मरीन ड्राइव होते हुए डोबो से निकल गई। और सेम ऐसा ही इधर बनना था, लिट्टी चौक से। लिट्टी चौक, गोविंदपुर चौक से लिट्टी चौक तक एलिवेटेड फ्लाईओवर बनना था। ये थी पूरी ईस्टर्न वेस्टर्न, देखिए ऐसा रिंग बनता। इधर तो बन गया मरीन ड्राइव, डोबो, इधर का रिंग बचा हुआ है और ये बन जाएगा तो यहाँ की भीड़ कम हो जाएगी। ये इस वजह से ये शुरू होता है, क्योंकि पहले से दो पुल है यहाँ पे, इतना नहीं होना चाहिए जितना जाम हो रहा है, फिर भी हो रहा है। ये हो गया, ये अगर हो जाए तो मानगो की पब्लिक को ये टेंशन नहीं रहेगा कि मेरे एग्जिस्टिंग सड़क पर ही खोद खाद, समझ रहे हैं कितनी दिक्कत है। हाँ, दुकानें, मान लीजिए दुकान आप नहीं तोड़ते हैं तो भी तो आप इतने छोटे जगह में अगर छोटा सा फ्लाईओवर बनाएंगे तो वो सेफ होगा। फ्लाईओवर के आसपास जगह, नियम होता है भाई फ्लाईओवर का, कुछ तो जगह रहेगा कि सपोज कि आप मानिए कि कुछ इधर इधर ऊंच नीच ना हो तो पता चला कि सिर पर ही गिर रहा है किसी के। हर चीज का एक नियम होता है ना, घर भी बनाते हैं तो छोड़ के बनाते हैं कि नहीं। तो फ्लाईओवर क्या मतलब, रोड इतना है तो उसमें फ्लाईओवर खड़ा हो जाएगा कि इस पे खड़ा होगा, और इस पे खड़ा होगा तो आपके सिर पे खड़ा होगा। जरूरत क्या है उसकी? और दूसरी बात ये है कि ऐसी क्या मजबूरी है भाई, आप किस पुना चले जाइए, कितने सारे पुल होते हैं एक नदी पे। यहाँ ऐसा क्या है कि 10 को लग जाते हैं तब जाकर के एक नया पुल बनता है। आप 4-5 पुल बनाइए, क्या दिक्कत है? हम तो श्रीनगर में देखे कई सारे पुल, अब इसमें क्या ऐसा प्रॉब्लम है अलग अलग पुल बन जाए? ये एग्जिस्टिंग जगह पे खोद के खाद के पब्लिक को जो ये प्रताड़ना दी जा रही है, क्यों नहीं कई सारे पुल बना दिए जाते हैं? क्या दिक्कत है इसमें? तो ये सब चीजें हैं। ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर को पूरा किया जाए और पुल बनाए। अभी जो फिलहाल निर्माण चालू होगा इस पे क्या है काम, आपको क्या लगता है काम रुकेगा कि काम आगे चलेगा? अगर ये काम जब तक चलेगा तब तक तो जाम बढ़ा हुआ है, तो आप देख ही रहे हैं। तो ये जो फ्लाईओवर, मैं तो इस फ्लाईओवर से ही सहमत नहीं है। जो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, डिमना रोड तो फिर भी चौड़ा है, और पार्टी में जब होगा तो क्या हालात होंगे आप कल्पना करिए। अभी मेरा कहना है कि एग्जिस्टिंग जगह में क्यों परेशान करना लोगों को, क्यों नहीं पैरेलल पुल बनाया जाए, और ईस्टर्न वेस्टर्न को क्यों नहीं कंप्लीट किया जाए, जो बेस जो बेसिक रीजन है इसका प्रॉब्लमेटिक होने का। और डिमना रोड ने भी पानी के ऊपर, फिर पानी का सुनते हैं कि यहाँ शिफ्ट हो गए, सब अजीब सा अव्यवहारिक लगता है। एक बड़ा आपने बात कहा कि ट्रैफिक का एक बड़ा इशू है मानगो में, हकीकत शहर में ट्रैफिक का इशू है। जमशेदपुर में आज तक ट्रैफिक एसपी की नियुक्ति नहीं हुई है। इस मैटर को ना कोई उठाया है, ना उठता हुआ दिखता है। नेताओं के द्वारा भी बात नहीं की जाती। तो आखिर क्यों ट्रैफिक एसपी की नियुक्ति नहीं हो रही है जमशेदपुर में? यही तो सवाल है, यही तो अनुसार कहना है ना कि सिर्फ मीडिया कर्मी यहाँ उठाते रहते हैं चीजों को। मीडिया कर्मी ने पॉलिटिक्स में भी उतर के देखा, प्रयास किया कि क्या होता है, तो आप देख रहे हैं। तो जो चुने जा रहे हैं वो क्यों नहीं इन सब चीजों पे काम करते हैं? हम तो आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, जो भी चुन करके आए अब अपने पुराने मुद्दों पे काम करें, जो जिन मुद्दों पे काम नहीं हुआ है करें, बिल्कुल करना चाहिए। कि ट्रैफिक एसपी यहाँ बहुत जरूरी हो गया। हम कहते थे ना ये रांची और पटना बन जाएगा, तो अब तो दिख रहा है आपको। अब जिस तरह से अब जाम हो रहा है हर दिन, आपको पता है उस दिन जो घटना हुई थी, एक
सम परवीन नाम की महिला जिसकी गाड़ी धू जल गई, ये लोग भी क्या भागे वो डोगो जमशेदपुर होते हुए जा रहे, मतलब वो बानगो पुल के जाम की वजह से इतने हड़बड़ी में इधर उधर से जा रहे हैं। आप लोगों की मानसिक दशा देखिए कि क्या स्थिति होगी, सोचना होगा उस पे। ये किसी व्यक्तिगत इमोशन की बात नहीं है कि पुराने ने कहा कि ये हम बनाएंगे, यहाँ नए आए तो कहेंगे यहाँ ये सही नहीं है, इधर से कोना से 10 करोड़ का ये बन जाएगा। असली परियोजना पे बात कीजिए। ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर में क्या दिक्कत है? टाटा स्टील को बनाना था, ये प्राइवेट और सरकार की पार्टनरशिप की योजना थी, क्यों मुंह पे सबके सेलो टेप लगा हुआ है? क्या टाटा स्टील से बात करने में डर लगता है क्या? सभी लोग प्रभावित हैं। यहाँ एक कॉरपोरेट मीडिया राजनीति सबकी एक कॉकस है, इसकी साजिश है कि इन परियोजनाओं पे मत बात करो, क्योंकि इससे तो परमानेंट सॉल्यूशन निकल जाएगा ना। ये कब तक चलेगा? ये नो एंट्री खुलता है तो ऐसा कि क्या है भाई, इतने साल हो गए कंपनी को बने हुए, अभी तक वो तमाम हालात क्रिएट किए हुए कि आपको सिर में चोट लगता रहे, आप दुर्घटना के शिकार होते रहे, फिर यहाँ हॉस्पिटल में आपका इलाज नहीं होगा, आप जाएंगे बाहर रेफर कर दिया जाएगा, यहाँ लोग जाम से ही परेशान रहेंगे, और फिर जब इलेक्शन आएगा तो हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। तो जमशेदपुर के भी लोगों को सोचना होगा कि तो क्या कि हम किन मुद्दों पर यहाँ पे वोट कर रहे हैं। अगर हमारे मुद्दों पे वोट नहीं हो रहा है तो ये किस इमोशन में आके वोट हो रहा है? कोई किसी फैमिली का है तो हम उसके इमोशन में वोट कर रहे हैं। चलिए धन बल तो लगता ही है, लेकिन उसके अलावा इमोशन भी कुछ चीजें जुड़ती हैं। तो ये तो सोचना होगा कि हम क्यों बार बार उन्हीं चेहरों के प्रभाव में आ रहे हैं। चलिए वापस से आते हैं फिर से इस सीट पर। आपके अलावा 27 और कैंडिडेट थे, बाजी मारा सरयू राय ने। क्या लगता है सरयू राय कहाँ हरा गए बन्ना गुप्ता को, या कहाँ जीत हो गई सरयू राय की, बन्ना गुप्ता हार गए? और देखिए सरयू राय जी को चाणक्य कहा जाता है। आपको पता है इस बार का चाणक्य गिरी वो दिख ही रहा था कि क्या है, मतलब शुरुआती दौर में कंपेनिंग बहुत स्लो हो रहा था, ऐसा लग रहा था सरयू राय पहले से ही पीछे हटे हुए हैं और मान चुके कि हार हो रही है। ऐसा फील्ड में ऐसा एक नैरेटिव सेट किया गया, नैरेटिव सेट था, और किसी को कुछ भी नहीं पता होता आगे क्या होने वाला। ईश्वर की मर्जी के आगे कोई कुछ नहीं जानता, कोई भी व्यक्ति, और वो इन सब चीजों में भी काफी परिपक्व हैं। लेकिन हम लोगों को ये उम्मीद थी उनसे कि वो एक अपनी पार्टी बनाए, क्योंकि उन्होंने बीजेपी को छोड़ा। मेरी अपनी जो निजी राय है कि जब आपने बीजेपी को छोड़ा तो गुड़ भी खाएंगे और गुड़ से परहेज, ये तो नहीं चलेगा। मतलब आप जब विरोध कर रहे हैं तो फिर अपने उस विरोध पे रहते, उनसे उम्मीद थी लोगों की वो एक अलग मोर्चा बनाए हैं, तो वैसे युवा उनसे जुड़े। हमारे ऐसे लोगों की भी उम्मीदें थी, और उनके भी पार्टी में कई लोग थे जो चाहते थे कि हमारे जैसे लोग उनसे जुड़े, पर ये हुआ नहीं। उनके मन में क्या चल रहा था वो तो किसी से शेयर करते नहीं है, और कोई जान भी नहीं पाता है कि उनके मन में क्या चल रहा था। और मेरा आपको पता है 2021 से हमने यहाँ पर एक माहौल बनाया था, एक कुछ चीजें ऐसी हुई थी, प्रोवोक हुए थे, और हमने एक तय किया था कि हम इलेक्शन लड़ेंगे। तो बीच में कुछ स्वास्थ्य के इशू थे, उसके बाद से हम लगातार पत्रकारिता के माध्यम से जो मेरी इंफ्रास्ट्रक्चर थी हम कोशिश कर रहे थे कि हमने एक माहौल यहाँ बनाया था। लास्ट मोमेंट में सरयू राय जी इस तरफ आए, और हमने ही इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने कहा था कि किसी भी हाल में हम पूर्वी से ही लड़ेंगे। तो सरयू राय जी से ये उम्मीद कई लोगों को ये थी कि वो अपनी पार्टी में युवाओं को जोड़े। और आज देखिए जैसे आप जयराम मत, उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई है, टेंशन तो दिया है, तो वो सरयू राय जी भी वो टेंशन भी दे सकते थे, और जिस तरह के उनके विचार है उनसे कई लोग प्रभावित भी रहते हैं। तो लेकिन कहीं ऐसा था कि मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के, इस राज्य के जो भी प्रौढ़ या सीनियर नेता है, वो नहीं चाहते कि नए लोग आए, वो ये देख नहीं सकते हैं, उनको हर हाल में खुद ही लड़ रहे हैं। तो अगर मैं एक बात बताऊं, सपोज मान लीजिए कि कांग्रेस से मुझे टिकट मिल रहा था, मान लीजिए, तो क्या होते हैं यहाँ पे सीन? क्या पब्लिक में एक ऑप्शन नहीं दिखता है कि एक नया चेहरा है, पार्टी का सपोर्ट? तो कहने का मतलब है कि हम जिस जीत को अपनी जीत मानते हैं, दरअसल वो अकेली अपनी जीत नहीं होती, उसमें पार्टी का एफर्ट होता है, बहुत कुछ होता है। सारा दमखम यहाँ बीजेपी ने भी लगाया, क्योंकि बीजेपी को भी एहसास तो था कि राज्य में उनकी स्थिति क्या हो सकती है। तो कहीं ना कहीं उन शहरी क्षेत्रों पे कॉन्सेंट्रेट करो जहाँ बांग्लादेशी या इस तरह की इधर उधर की बातें कह करके आप प्रभावित कर सकते हैं लोगों को। आपको पता भी है कि एक आजाद मजदूर में रिपोर्ट छपी भी, उसमें एक किसी वीडियो की भी बात कही गई कि ये वीडियो को काफी ज्यादा वायरल किया गया, मंत्री की काट करके वायरल किया गया। तो मंत्री जी ने तो ऐसा कोई बात नहीं कही थी, लेकिन वैसा प्रचार किया गया काट करके, धर्म को आधार बना के। शायद आपको ध्यान होगा, उन्होंने कोई एक बयान दिया था, उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों की बात कही थी, पर पर्टिकुलरली वो एक पार्ट काट करके चलाया गया, वायरल किया गया। तो इस तरह की रणनीति बनाने में भारतीय जनता पार्टी माहिर, आपको पता है। आप आजाद मजदूर की वो रिपोर्ट पढ़िएगा कभी भी आके, उसमें उन्होंने लिखा, मैंने उसमें पढ़ा, मुझे उस चीज के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन उनकी रिपोर्ट को पढ़ करके फिर मुझे क्या वीडियो था, अगर खुलकर इस पे हम लोग बात कुछ ऑडियो था जिसमें उन्होंने कुछ बात कही थी, दोनों समुदाय के बारे में बात कही थी मंत्री ने, लेकिन एक पर्टिकुलर ऑडियो को ही प्रचारित किया गया जिसमें ऐसा लगा यहाँ पे हिंदू वोटरों को कि मंत्री जो है वो हिंदू विरोधी है, ऐसा एक नैरेटिव बना। ये भी है 5 साल जो काम किया है बन्ना गुप्ता ने, वो कहीं ना कहीं बहुत संख्यकों को लुभाने की कोशिश की, चाहे वो संगम हो, द्वार बनाया गया, लेकिन उसका फायदा दिखा नहीं।
तो वही मैं कह रही हूँ ना कि ये सब इस पे क्यों जाना है, ये मतलब हम लोग धर्म के पीछे क्यों इतना पड़े हुए हैं यहाँ की पार्टियां। और क्या एक मुझे लगता है कि एक हर किसी को लगता है ये एक ऐसा मुद्दा है जिसके आधार पे हम जीत सकते हैं, और ऐसे एग्जाम्पल सेट भी हो जाते हैं। पर मेजोरिटी ऐसा नहीं कर रही। आप देखिए, हम राज्य की पब्लिक को हम देखते हैं कि वो उसने बांग्लादेशी वाला मुद्दा हटा दिया। आप कहते हैं कि बांग्लादेशी बांग्लादेशी मुस्लिम, बांग्लादेशी मुस्लिम, और आपकी एनआईए छापेमारी करती है तो कौन पकड़ाती है? रोनी मंडल, एक महिला जो बंगाली है, बांग्लादेश। तो आप क्या उनको सीए के तहत रखेंगे? नहीं, आप उनको जेल भेज दी। आप रख लेते सीए के तहत। समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ? कहने का मतलब है कि आप उस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को आप संरक्षण देते हैं, उनको मॉल में उनके घुमाने की व्यवस्था होती है, उनको 5 स्टार होटल में रखा जाता है, और अगर कोई आम आदमी अगर घुस रहा होगा तो वो घुसपैठी हो गया। एक तो वो घुसपैठी प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं आप, और अगर ऐसी हो भी रही है तो एक गरीब आदमी है तो वो घुसपैठी हो गया, और अगर प्रधानमंत्री है तो वो आपके प्रधानमंत्री की वो विशेष अतिथि हो गई। तो ये तो दोहरी मानसिकता हो गई। और अगर आप एनआरसी सीए में जाते हैं तो सीए के तहत आप रख लेते रोनी मंडल एंड गैंग को पूरा, क्योंकि वो हिंदू है ना। आप तो आपके तो यही मंशा है ना, आपने कहा कि हम अल्पसंख्यकों को रखेंगे सीए के तहत। तो बांग्लादेश में तो हिंदू अल्पसंख्यक हैं, आप रख लेते हैं उनको। वो चारों बंगाली स्पीकिंग है, तो जो बंगाली स्पीकिंग पीपल है झारखंड के, वो भी नाराज हो गए। बीजेपी ये समझ नहीं पाई। बीजेपी ने हेमंता बिस्वा जी को यहाँ भेजा, बहुत बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन झारखंड की यथार्थ स्थिति को नहीं जानते। शायद वो किसी पत्रकार से भी कंसल्ट करते तो उनको पता चल जाता कि झारखंड में दूसरी भाषा बंगाली ही है। कहीं राड़ बंगला बोलते हैं लोग, कहीं नॉर्मल बंगला, लेकिन बंगला बोलते हैं लोग। लेकिन बांग्ला बोलने वाले लोग आज डर के साए में हैं। बांग्ला बोलने वाले को आपने टारगेट कर लिया, आप प्रूफ भी नहीं। आप ही की सरकार है, आपकी बीएसएफ है और घुसपैठ हो जा रही है ना। आपकी पूरी तमझाम है, आप देश में आपका शासन है, आप हाईकोर्ट में प्रूफ नहीं कर पाए, है ना, कि ये क्या मैटर है। सवाल है कि जब कोई चीजें साबित नहीं कर सकते हैं तो उसको आप इमोशन क्रिएट करने के लिए, और उस डर से जमशेदपुर में लोग वोट करें तो इसको क्या कहेंगे? पब्लिक को बेवकूफ बनाया जा रहा है। चलिए, इंटरव्यू काफी लंबा होता जा रहा है। आखिर में आने वाले वक्त में, आने वाले साल में अन्नी अमृता को जमशेदपुर के लोग कैसे देखने वाले? एज अ पत्रकार, एज अ पॉलिटिशियन, या सोशल वर्क में आप दिखने वाली, क्या आगे का आपका प्लान ऑफ एक्शन है? जी देखिए, जैसे एक डॉक्टर है वो किसी जॉब में रहे चाहे ना रहे, डॉक्टर होता है, तो वही चीज पत्रकार के साथ है। अब पत्रकार एज ए जॉब में अभी किसी चैनल में नहीं हूँ, लेकिन आपको भी पता है एक साइट से जुड़ी हुई हूँ मैं, वहाँ पे वो उसके जरिए मेरा कार्य चल रहा है, तो वो तो चलता रहेगा। और बाकी जो लोगों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं अभी, तो सारे लोगों की जो जन भावनाएं हैं, पता नहीं उन लोगों ने वोट दिया या नहीं, मुझे नहीं पता। कई लोग मुझे फोन करे, ये चीज रुकना नहीं चाहिए। तो मैं चाहूंगी कि ये चीज रुके नहीं, लेकिन मैं ये भी चाहूंगी कि ये नहीं रुके, इसके लिए अच्छे लोग सामने आए, इन्वेस्टर्स सामने आए, तो ये हो सकता है। फिर बहुत सारे अच्छे लोग जो बोलते हैं कि हम लोग पढ़े लिखे या जो भी अच्छा करना चाहते हैं राज्य के लिए, वो अलग अलग इतने सारे लोग खड़े हो जाते हैं, तो उससे भी एक दिक्कत आती है। अगर सब मिलकर किसी एक को, या तो हम ही नहीं खड़ा होते, कोई एक व्यक्ति दूसरा, हम उसको सपोर्ट कर देते, क्योंकि हमारे बीच कम्युनिकेशन गैप था। तो ये जब तक लोग मिलेंगे नहीं, वो सारे लोग जो ये सोचते हैं कि जिन मुद्दों का अन्नी अमृता ने अपने पंपलेट में रखा था, घोषणा पत्र में, वास्तव में वही मुद्दे हैं इस शहर के, वो सारे लोग अगर इकट्ठा होके एक पहल करें, मिल बैठ करके, तो बिल्कुल ये कारवा आगे बढ़ सकता है। लेकिन वैसे तो हाइपोथेटिकल बात होगी कि हमारे पास उतने पैसे नहीं है कि हम उस पैसे को इन्वेस्ट कर सके सोशल वर्क में या फिर किसी चीज में, तो एक सपोर्ट की जरूरत होगी। तो अगर ऐसा सपोर्ट मुझे मिलता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है कंटिन्यू करने। फिलहाल अन्नी अमृता तन्हा अकेले दिख रही है। टीम बनाने पे क्या सोचा है आपने? हाँ, टीम कुछ एक बनी हुई है मेरी, जो मेरे साथ चुनाव में चल रहे थे। फील्ड पे नहीं दिख रहे लोग हाँ, आपके साथ? क्योंकि कोई पार्टी नहीं है, और सबसे पहले जरूरी है कि पार्टी और संगठन बहुत जरूरी होता है। तो उस चीजों को लेकर के कुछ बातचीत चल रही है। अगर सब कुछ सही रहा तो कुछ देखने को मिलेगा। चलिए, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये थी अन्नी अमृता, जिन्होंने पश्चिम विधानसभा से अपना नामांकन किया, और आपके बीच इन्होंने अपनी बात को रखी कि कैसा अनुभव रहा इनका, और आने वाले वक्त में ये जुड़ी रहेंगी राजनीति से। पार्टी बनाने की बात तो ये नहीं कह रही है, लेकिन लोगों को जोड़ने की बात इन्होंने जरूर कही है कि आगे भी अगर इनको इन्वेस्टर मिलता है तो इस प्रकार वो आगे बढ़ेगी, और आने वाले 5 साल में एक बार फिर शायद आपको चुनाव में देखने को लोग, जमशेदपुर के लोग देखेंगे। तो इसी तरह की न्यूज़ के लिए, इसी तरह की बातचीत के लिए हमसे जुड़े रहे। हम फिर किसी और कैंडिडेट के साथ जुड़ेंगे और उनके अनुभव को जानेंगे। देखते रहिए आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर।